हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स के अंदर एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 12th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेके एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इस लेक्चर में सॉल्व कराए जाएंगे। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, जिसमें मैंने आपको सिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे लिखते हैं। ये सारी बातें आपसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में की थी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं। अगर आपको पहले से ही पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैसे लगाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हेडिंग लगा लीजिए सबसे पहले रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। इन दोनों टर्म का मतलब क्या होता है, इसका फील क्या होता है, तो उसके लिए हमें अच्छे से डिटेल में सबसे पहले एक रे डायग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। वो क्या होता है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, रफली समझा देता हूं एक डायग्राम बना करके कि भाई रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का मतलब क्या है, फील क्या है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई एक बकेट है, ठीक है, या मान लो आपके पास कोई वाटर का गिलास है, हमने इसमें वाटर भर दिया यहां तक, ये हमारा लेवल ऑफ वाटर है बच्चों। आपने क्या किया है, इस वाटर के अंदर एक कॉइन डाल दिया है, और वो कॉइन जब डालोगे तो सिंक करके कहां जाएगा बच्चों, इसके बॉटम पे बैठ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि कॉइन ही लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आप मछली भी ले सकते हो, मछली जल की रानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। अच्छा, अब होगा क्या, जो आप ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो इसका डिस्टेंस अगर आप देखो फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, अगर आप सरफेस ऑफ वाटर से ये डिस्टेंस देखोगे जहां पे ये कॉइन एक्चुअली में प्रेजेंट है, रियलिटी में यहां पे प्रेजेंट है, इस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं y, और इसी को बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ को हम लोग यहां पे आज के लेक्चर में y से रिप्रेजेंट करेंगे। वो क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट रियलिटी में जहां प्रेजेंट है वहां से लेकर के सरफेस ऑफ वाटर तक का डिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के जहां तक आपका ऑब्जेक्ट रियलिटी में प्रेजेंट होगा बॉटम तक, क्या ये बात समझ में आई, क्लियर। अब होगा क्या, जब आप अपनी कजरारी आंखों से इस बकेट के ऊपर से ऐसे देखोगे तो आपको दिखता क्या है, आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब आपके पास कोई गिलास है उसमें कॉइन डालिए तो क्या दिखता है, वो कॉइन अपने बॉटम से थोड़ा उठा हुआ दिखता है। बोलिए, उठा हुआ दिखता है, यानी कि कुछ रेज डब दिखता है, यहां पे आ जाता है, ऐसा लगता है कि ये थोड़ा ऊपर आ गया है, क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर अगर आप नोट करो, जहां पे आपको रियलिटी में नहीं लग रहा, ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो कॉइन है इस बॉटम से उठ करके ऊपर आ गया है, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि भाई ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा था, इसकी इमेज बनी है ऊपर, ये हमारी इमेज है इस ऑब्जेक्ट ओ की, क्लियर। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसा लग रहा है कि ये कॉइन ऊपर आ गया है, मगर ऐसा नहीं है। रिफ्रैक्शन की वजह से इस ऑब्जेक्ट की इमेज ऊपर बन गई है, थोड़ा ऊपर रेज्ड अप हो गई है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के ये जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये जो कॉइन ऊपर आपको दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, झूठा वाला ऐसा महसूस हो रहा है, इस डिस्टेंस को हम यहाँ पे x से बोलेंगे, और x को हम बोलेंगे आज के लेक्चर में अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ वो डेप्थ है, वो डिस्टेंस है सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के जहां पे आपको कॉइन अपीयर हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या ये फील आया कि नहीं, इतना समझ गए समझो सब कुछ हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको डिटेल में रे डायग्राम के थ्रू। चलिए बच्चों, इसको मिटा दें सबसे पहले हम, बोलिए समझ गए, चलिए बहुत सही। अब आइए देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे हमारे पास एक बकेट है, और ये बकेट बहुत बड़ा ले लिया है, देखने पे तो लग रहा होगा स्विमिंग पूल है, टब है, बढ़िया बढ़िया तैरते हैं इसमें। तो देखिए हो क्या रहा है, ये हमारा टब रखा है बच्चों, इसके अंदर वाटर है, इसके ऊपर कौन सा मीडियम होगा, एक एयर है। अच्छा, और हमने क्या किया है, इस बकेट के बॉटम पे एक कॉइन को ऊपर से सिंक करा दिया है, या कह लो कोई ऑब्जेक्ट है ओ नाम का। अच्छा,
अब हमें क्या पता है, हमें तो ये पता है कि भाई जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये जो कॉइन है या ऑब्जेक्ट है थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इसकी जो पोजीशन होगी कहाँ पे दिखेगा, ऐसा अपीयर होगा। कुछ समय बाद जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये कुछ रेज्ड अप हो गया है। क्लियर, समझ गए? अच्छा, मगर आपको पता है ये तो हमारी इमेज होगी, तो इस इमेज की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके लिए रे डायग्राम करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले रे डायग्राम करते हैं, इसको मिटा देते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी एक्चुअली में, देखते हैं। तो हमने उसके लिए क्या किया है बच्चों, इस ऑब्जेक्ट से या कह लो कॉइन से हमने मिनिमम 2 इंसिडेंट रे ले ली है फॉर कंप्लीटिंग द रे डायग्राम या कह लो इमेज के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहली इंसिडेंट रे हमने इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर ली है, जो जा रही है सरफेस ऑफ वाटर के परपेंडिकुलर नॉर्मली, तो विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी, बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, तो सीधी चली जाएगी विदाउट बेंडिंग। क्लियर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इंसिडेंट रे हमने इस ऑब्जेक्ट से कुछ तिरछी ले ली है, ये ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे। अब आपको पता है मीडियम चेंज होने की वजह से वाटर से एयर में जा रही है और किसी एंगल से जा रही है, तो उस केस में बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, हाँ या ना। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल रे बना ली है जो कि परपेंडिकुलर है इस वाटर के सरफेस से। होगा क्या बच्चों, वाटर से एयर में जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, अवे द नॉर्मल बेंडिंग होगी रे की। तो भाई ये रे ऐसे जानना चाहती थी मगर होगा क्या, ये बेंड कर जाएगी अवे द नॉर्मल, तो जिसकी वजह से ये कुछ ऐसी चली जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर, अच्छा भाई ये एंगल क्या होगा, नॉर्मल से इंसिडेंट रे तक का एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे तक का एंगल होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, समझ गए होगे? अच्छा, अब कहोगे इमेज तो बनी ही नहीं क्योंकि रेस कहीं कटी ही नहीं है। नहीं बच्चों, हम क्या करेंगे, इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे जब, तो देखिए बच्चों हम इस रिफ्रैक्टेड रे को जब बैकवर्ड पीछे शिफ्ट करेंगे तो ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पे ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी, यानी कि हम कह सकते हैं आई इमेज यहां पे बनेगी। इसका मतलब ये है, इसका फील ये है कि कॉइन एक्चुअली में तो बॉटम पे रखा है, मगर जब ऑब्जर्वर अपनी कजरारी आंखों से ऊपर से नीचे देख रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये कॉइन यहां से उठ करके थोड़ा ऊपर आ गया है। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? अच्छा चलिए यहाँ पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देते हैं। नोट करिएगा बच्चों, सरफेस ऑफ वाटर से बॉटम तक का डिस्टेंस जहाँ पे ये कॉइन एक्चुअली में रियलिटी में रखा हुआ है वो डिस्टेंस हम बोल देते हैं y। बच्चों क्या बोल देते हैं, वो डिस्टेंस हम y बोल देते हैं, और y को ही बोलते हैं क्या, रियल डेप्थ। लिख लीजिए कहीं पे, आज के लेक्चर में रियल डेप्थ को हम y से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जहाँ पे इमेज बनी है, यहाँ पे इमेज बनी है, आप देख पा रहे होगे बच्चों, यानी कि ऐसा लग रहा होगा ये कॉइन ऊपर आ गया है। ठीक है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं सरफेस ऑफ वाटर से लेकर के x, और x को हम बोलेंगे आज के लेक्चर में अपेरेंट डेप्थ, या कह लो अपेरेंट डेप्थ को x से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। चलिए हम इस पॉइंट को बोल देते हैं बच्चों पॉइंट A, और इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट B बच्चों। अच्छा, ये पॉइंट भी थोड़ा गंदा सा हो गया है, चलिए थोड़ा साफ कर दें इसको। चलिए ये पॉइंट B हो गया। अब क्या करना है हमें, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमको 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं। पहला AOB, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दूसरा AIB। इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग लेंगे और उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे, तो क्या होगा आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल AOB, फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल AIB। जब आप यहां पे AOB वाले ट्रायंगल को देखोगे, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये एंगल क्या होगा, जरा ध्यान से बताओ बच्चों,
तो आप कहोगे भाई ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये एंगल भी आई होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल, देखिए ये दोनों रेज पैरेलल होंगी और एक उसको काट रही है तो ट्रांसवर्सल बन रही है, तो बच्चों ये आई होगा तो ये भी आई होगा। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी वाले ट्रायंगल में साइन आई लेंगे, साइन आई लेंगे। अच्छा, साइन आई चलिए लेते हैं बच्चों। तो आप यहां से कहोगे साइन आई, भाई साइन थीटा साइन आई मतलब वही बात है, साइन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया इस ट्रायंगल के अंदर देखिए, अगर ये एंगल आई है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी होगा, और हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ओ बी। क्लियर? तो आप क्या कहोगे यहां से, आप कहोगे ए बी अपॉन ओ बी, ये हो गया साइन आई। उसी तरह हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए आई बी, ये जो छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल बना है ए आई बी, ठीक है, इसको देखिए। तो आप इसके अंदर जब देखोगे तो क्या देखोगे, अगर नोट करिए ये एंगल बच्चों आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो ये एंगल भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, यानी कि आर के बराबर होगा। क्यों होगा इसको भी समझिए। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हमारी दो पैरेलल रेज ऐसे जा रही हैं, नॉर्मल को देखिए और ये वाली देखिए, ठीक है, पैरेलल है, एक उसको ऐसे ऐसे काट रही है, ट्रांसवर्सल बन रही है, तो ये आर होगा तो ये भी आर होगा। किस तरह से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से, ये आर तो ये भी आर। क्लियर? और हम क्या करेंगे इस बार, ए आई बी वाले ट्रायंगल के अंदर साइन आर लेंगे। क्या लेंगे, साइन आर। साइन आर बच्चों, यानी कि साइन थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में देखिए ए आई बी के अंदर कौन परपेंडिकुलर होगा, ए बी हमारा परपेंडिकुलर है और आई बी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो आप यहां से बोलोगे ए बी अपॉन आई बी। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? फिर क्या करोगे आप, इस पॉइंट बी के ऊपर आप स्नेल्स लॉ को लगाओगे। क्या लगाओगे, स्नेल्स लॉ। अच्छा चलिए स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ एट बी। अच्छा भाई स्नेल्स लॉ क्यों लगाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले को बनाने के लिए। स्नेल्स लॉ क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, यही तो बताता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से लिखते हैं। अच्छा, तो देखिए बच्चों, आपकी जो इंसिडेंट रे है कहां से कहां जा रही है, ये बात तो आपको पता है कि आपकी इंसिडेंट रे वाटर से एयर में जा रही है। देखिए वाटर से एयर में जा रही है, हाँ या ना? अच्छा, और आपको पता है लाइट के डायरेक्शन के लिए आपको लेफ्ट से राइट मूव करना पड़ता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। अगर लेफ्ट से राइट मूव करना है तो आपको पता है वाटर से एयर में ले जाना है तो वाटर इधर लिखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड एयर लिखेंगे, तभी तो कहेंगे वाटर से एयर में जा रही है। क्लियर? समझ गए? ये होता है लाइट का डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पढ़ेंगे क्या बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन टर्म ऑफ एंगल। मैंने आपको बताया था, उसके लिए भी हमें लेफ्ट से राइट मूव करना है तो वाटर पहले मिलेगा। तो भाई वाटर के अंदर आपका बोलिए इंसिडेंट रे से देखिए क्या एंगल मिल रहा है, यह है वाटर के अंदर। वाटर के अंदर देखिए बच्चों कौन सा एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे से, ये बन रहा है एंगल आई। जो वाटर है तो वाटर पहले मिला है, उसमें जो एंगल बन रहा है उसको ऊपर रख दो, तो आप कहोगे यहां से साइन आई। ठीक है, वाटर पहले मिला तो वाटर के अंदर एंगल था आई, तो साइन आई ले लिया, उसको ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर वाटर से एयर में जा रही है, बाद में एयर मिल रहा है, जब एयर में पहुंच गए तो कौन सा एंगल बन रहा है बच्चों, आर बन रहा है, उसको नीचे रख देंगे, डिवाइड में, खत्म बात। तो आप यहां से कहोगे साइन आर से डिवाइड कर देंगे, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ एंगल। एक और फॉर्मूला होता था इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, याद है कि नहीं याद है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, राइट से लेफ्ट मूव करना पड़ता था। तो जब आप राइट से लेफ्ट मूव करोगे तो एयर पहले मिलेगा, तो आप कहोगे एयर पहले मिलेगा तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दो, बाद में वाटर का मिल रहा है तो नीचे डिवाइड में रखेंगे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर?
अच्छा, फिर आप क्या कहोगे यहाँ से, जरा ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर है। देखिए साइन आई की वैल्यू पता है, साइन आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए, काम तमाम हो जाएगा। क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। साइन आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए बाय ओ बी है। बोलिए ए बी बाय ओ बी है, ठीक है। अपॉन साइन आर कितना बच्चों, ए बी अपॉन आई बी, ठीक है। ये हमने साइन आई बाय साइन आर में वैल्यू रख दी है। इक्वल्स टू क्या है बच्चों, इधर देखिए, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू, ठीक। अब आप यहां से कहोगे ए बी कैंसिल हो जाएगा, आई बी नीचे से ऊपर आ जाएगा, तो आई बी अपॉन ओ बी हो जाएगा। फिर आप यहां से कहोगे, बोलिए आई बी अपॉन ओ बी किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा किसके बराबर बच्चों, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। क्या हो जाएगा, म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, हो गया, इतना लिख लीजिए, फिर मिटार के आगे करते हैं। इतना रिजल्ट आप पहले कॉपी में लिखिए और इसको ऐसे याद रख लीजिए। इसके आगे अभी और करना है, जगह कम पड़ जाएगी, मिटार देते हैं। देखिए बच्चों, चलिए बच्चों, इसको सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। क्या है, क्या यहाँ तक पहुँच गया बच्चों, आपने देखा म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू कितना आ रहा है बच्चों, बोलिए, यह आ रहा है आई बी अपॉन ओ बी। चलिए अब एक बात नोट करिएगा बच्चों, क्या जो यहाँ पे ऑब्जर्वर की आई है उसका जो प्यूपिल होगा बहुत छोटा होगा। भाई देखने के लिए तो आपको ये जो दिख रहा है प्यूपिल बहुत बड़ा बना दिया, बहुत छोटा होगा। अगर प्यूपिल बहुत छोटा होगा तो नोट करिएगा जो पॉइंट बी है ए के बहुत क्लोज होगा। मैंने बनाने को तो पॉइंट बी को बहुत दूर रखा है ताकि समझ में आए, अच्छे से रेस दिखें, डिजिटल बोर्ड थोड़ी ना है। एक्चुअली में क्या होगा, जो पॉइंट बी है इस बी ए पॉइंट के बहुत क्लोज होगा, और इतना क्लोज होगा ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट बी इसी के ऊपर रखा है, ए पॉइंट के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आई है बहुत छोटा होगा, तो ये जो दिख रहा है पॉइंट बी इतना क्लोज होगा, ए पॉइंट के ऊपर लग रहा होगा, रखा हुआ है। क्लियर, समझ गए। तो चलिए हम तो डेरिवेशन कर रहे हैं, थोड़ा लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। तो यहां से बोलेंगे क्या, सिंस आई, बोलिए बच्चों क्या बोलेंगे, सिंस आई इज वेरी स्मॉल, आंख बहुत छोटी होगी, अरे आंख नहीं, आंख की प्यूपिल, समझ गए होगे, ठीक है। देयरफॉर हम यहां से क्या कह सकते हैं, जरा नोट करिएगा, जो आपका पॉइंट बी है, बोलिए, इज वेरी क्लोज टू ए। यानी कि भाई अगर ये आंख बहुत छोटी होगी तो ऐसा लगेगा कि जो पॉइंट भी है इस ए पॉइंट के बहुत क्लोज है, और इतना क्लोज है कि बी पॉइंट ए के ऊपर कोइंसाइड कर रहा होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या बच्चों, कि जो पॉइंट बी है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, ए पॉइंट के बराबर होगा। क्लियर, यानी कि बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ए को बी से रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप यहां से कहोगे भाई ठीक है, तो यहां पे आई बी दिख रहा है, बी की जगह ए रख देना, ओ बी की जगह क्या रखोगे, बी रख देना, बी की जगह ए रख देना, तो आप कहोगे ओ ए हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से, फिर आप यहां से क्या कहोगे, ध्यान से देखिए, आप कहोगे म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी लिखा है तो बी की जगह ए लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता है बी बहुत क्लोज है ए के, तो बी की जगह ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं, तो आई ए हो जाएगा। उसी तरह ओ बी की जगह ओ ए हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा बोलिए, चलिए आपको थोड़ा सा फील भी करा देते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये जो बी पॉइंट है कहीं यहाँ पे रखा होगा, इतना क्लोज, हाँ या ना, ये बी पॉइंट कहीं यहाँ पे रखा होगा, इतना क्लोज होगा कि आपको लगेगा कि आई बी जो है वो आई ए के बराबर है। देखिए आई बी ये है, आई बी ये है, आई ए के बराबर होगा।
क्योंकि ये इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये जो दिख रहा है आई बी, ये जो आई बी दिख रहा है, देखिए आई बी, ये इतना पास होगा कि आई ए के बराबर होगा, हाँ या ना। उसी तरह ओ बी ओ ए कैसे हो गया, देखिए बच्चों, ओ बी क्या है, ओ बी, ये ओ बी है, ये बी पॉइंट इतना क्लोज है, इसके पास ले जाइए, तो ओ बी किसके बराबर हो गया, ओ ए के बराबर हो गया। जरा फील करिए बच्चों, आप देख सकते हैं, देखिए जरा। चलिए, नहीं आता तो भैया कुछ नहीं, बी की जगह ए रख दीजिए, बात खत्म। क्लियर, समझ गए होगे। अच्छा, अब एक बात नोट करिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चों आई ए क्या है, मैं आपसे पूछूं आई ए क्या है, तो आप कहोगे आई ए क्या है, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, बोलिए बच्चों, आई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, आई ए की जगह हम x लिख सकते हैं। हाँ, तो लिख दिए, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, पक्का। अच्छा, ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ओ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। देखिए, ओ ए क्या है, y के बराबर है, यानी कि रियल डेप्थ के बराबर है। अच्छा, तो उसकी जगह हमने y रख दिया प्यारे बच्चों, समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ से कहोगे कि भाई म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू कितना आ रहा है, x अपॉन वाई आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या बनेगा, आइए ध्यान से देखते हैं बच्चों। यहाँ से आप कह सकते हो x इक्वल्स टू, आप यहाँ पे कहोगे, बोलिए क्या हो जाएगा, y को मल्टीप्लाई कर दो म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू से, तो आप यहाँ कहोगे y म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू, ये हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हो x इक्वल्स टू वाई म्यू ए बाय म्यू डब्ल्यू, इसको आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, भाई x क्या है, बोलिए बच्चों, मैंने आपको बताया था ये x क्या होता है, x को ही बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। नोट कर लीजिएगा, अपेरेंट डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रियल डेप्थ को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y से। तो y क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ है। अच्छा, म्यू ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है। अच्छा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू डब्ल्यू से बता रहे हैं। अगर आप भैया बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, क्लास 12th में हो, तो आपकी डेरिवेशन लगभग यहीं पे ख़त्म हो गई है। आप यहाँ से कह सकते हो, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए क्या, जरा नोट करिएगा, यहाँ पे आप बोलोगे म्यू ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे आप म्यू ए की वैल्यू 1 रख दोगे, तो आप यहाँ से कह सकते हो x इक्वल्स टू, बोलिए क्या आ जाएगा, y अपॉन म्यू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला आ जाएगा बड़े आराम से। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनकी डेरिवेशन यहीं तक है। मगर अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जेई नीट के क्वेश्चन लगाने ताबड़तोड़, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इस फॉर्मूले को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल तक ले जाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, बोलिए बच्चों, x इक्वल्स टू वाई, ये y लिखा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो ये म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू है, इसको डिवाइड में रखना है y के, तो क्या रख सकते हो, हाँ भाई रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, म्यू ए बाई म्यू डब्ल्यू को अगर डिवाइड में रखना है तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से कहोगे म्यू डब्ल्यू बाय म्यू ए हो जाएगा, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो इसको डिवाइड में रख सकते हैं ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ से आप कहोगे x इक्वल्स टू वाई अपॉन में क्या आ गया है, म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए, इसको नोट कर लीजिए पहले तो। अच्छा, अब म्यू डब्ल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर में जरा ध्यान से देखिए कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है। तो क्यों ना हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम चाहें तो हम म्यू डब्ल्यू को ये भी तो लिख सकते हैं। क्या भाई, वाटर के अंदर कौन सी इंसिडेंट, कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। भाई इंसिडेंट रे ही तो है, बोलिए ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो क्यों ना हम ऐसा कह दें कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर की जगह ये भी बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। बोलिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या है, एक ऐसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है, हाँ या ना। तो उसकी जगह हम म्यू डब्ल्यू की जगह म्यू आई भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। समझ गए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं आपसे पूछूं म्यू ए क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे म्यू ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। भाई एयर में देखिए ये एयर है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे।
बोलिए एयर में कौन सी रे बन रही है, रिफ्रैक्टेड रे। आप तो उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि चाहे आपसे कोई कहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। क्लियर, हाँ या ना। तो म्यू ए की जगह हम म्यू आर लिख सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, कॉम्पिटिटिव अप्रोच को पकड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे लेवल के, तो कॉन्सेप्ट ध्यान तो थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए फिर यहां पे आप कहोगे x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन म्यू डब्ल्यू की जगह आप रिप्लेस कर दीजिए म्यू आई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इंसिडेंट रे है उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दिया म्यू आई, अपॉन म्यू ए यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां पे रिफ्रैक्टेड रे बनी है। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा, म्यू आर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इस फॉर्मूले को पकड़िए, इस अप्रोच को पकड़िए, तो चुटकी बजाते हुए न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे पक्का। क्लियर। और जो बोर्ड वाले बच्चे हैं भैया उन्होंने तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, म्यू ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दी थी तो यहाँ से यहाँ तक आ गए थे। क्लियर, समझ गए। सब कुछ अच्छे से नोट करिए बच्चों पहले तो। क्लियर। बोलिए म्यू आई क्या है भाई, म्यू आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जहां पे इंसिडेंट रे थी, समझ गए। और म्यू आर क्या है, म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जहां पे रिफ्रैक्टेड रे है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे आगे चल के किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए ऐसा कराए हैं। बस विश्वास करिए न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट हेल्प करेगा आपको। क्लियर। अच्छा अब साइड हो रहे हैं, फिर पढ़ते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले कॉपी कर लीजिए, मिटाना पड़ेगा। तो आइए बच्चों चलिए पढ़ते हैं शिफ्टिंग क्या होती है। अब तक आपने देखा कि अगर आपको अपेरेंट डेप्थ निकालनी है यानी कि x निकालना है तो कैसे निकालोगे। ये दो फॉर्मूले आपने देखे हैं, बड़े आराम से आप यहाँ पे इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। x यानी कि अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ का मतलब ये है कि जब ऊपर से देख रहे थे तो सरफेस ऑफ वाटर से या कह लो इस वाटर के लेवल से ये जो आपका कॉइन की इमेज बनी है वो कहाँ बनी है। क्लियर। या ये कह सकते हो कितनी ऊपर, बोलिए सरफेस ऑफ वाटर से कितने नीचे पे आपको इमेज दिख रही है, यही है हमारा अपेरेंट डेप्थ। ये आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि जो भाई आपकी इमेज है कितना शिफ्ट हो गई है अपने ऑब्जेक्ट से। तो भाई शिफ्टिंग आपको दिख रही होगी, ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा था बॉटम पे, हुआ क्या है इमेज ऊपर बनी है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो इसी को तो बोलेंगे शिफ्टिंग बच्चों। तो यहां से कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, बोलिए यहां से लेकर के यहां तक इमेज तक का, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। और ये शिफ्टिंग कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है बच्चों। कैसे, परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। क्लियर। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं इस शिफ्ट की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो भाई पहले तो ये समझो एस क्या है, इसी एस को बोलते हैं हम लोग शिफ्ट। क्लियर। अच्छा अब यहां से मैं पूछूं एस का फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई सीधी सी बात है, एस कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखिए। भाई ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का y है, ये डिस्टेंस x है, बचा हुआ डिस्टेंस शिफ्ट हो जाएगा यानी कि y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, s के बराबर होगा। तो यहां से आप कह सकते हो शिफ्ट कैसे निकालेंगे, y माइनस एक्स करके। इसमें कोई दिक्कत बोलिए बच्चों नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर यहां से आप कहोगे क्या, y माइनस एक्स, एक्स क्या है बोलिए बच्चों, x का ये वाला फॉर्म रखिए, क्या हो जाएगा y अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू डब्ल्यू बच्चों। ठीक, फिर यहां से आप कहोगे कि y हम कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकालोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू y कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहां से y कॉमन निकाल ली 1 बचा, अपॉन में क्या हो जाएगा म्यू आई अपॉन म्यू डब्ल्यू। बोलिए बच्चों क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। तो आप डायरेक्टली शिफ्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मगर आपको भैया इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x की वैल्यू याद रखो और बाकी आपको पता है x, बोलिए y माइनस एक्स कर लेंगे। अरे टोटल डिस्टेंस यानी कि रियल डेप्थ जो है उसमें से अपेरेंट डेप्थ माइनस कर लेंगे तो क्या बनेगा, शिफ्ट बनेगा। बोलिए अरे भाई शिफ्टिंग क्या है, बोलिए y माइनस एक्स, y यानी कि रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ,
वही तो शिफ्ट है। ऐसे भी याद रख सकते हो, बाकी रखोगे फॉर्मूला बनाने को कब तक याद रखोगे बच्चों। क्लियर। अब एक नोट करने वाली बात क्या है, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें शिफ्ट के वैल्यू की, तो भाई कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसे 3 मीटर 5 मीटर शिफ्टिंग हो जाएगी, 5 मीटर 1 मीटर। मगर ये शिफ्टिंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो शिफ्ट की वैल्यू आएगी, क्या पता पॉजिटिव आ जाए, क्या पता नेगेटिव आ जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव शिफ्टिंग है तो इसका मतलब ये है इमेज की शिफ्टिंग हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। भाई देखिए इंसिडेंट रे ये है, बोलिए इंसिडेंट रे ये है, तो आपकी जो शिफ्टिंग होगी इसी के डायरेक्शन में होगी, जैसा कि आप इस केस में देख रहे हो। बोलिए हाँ या ना। क्लियर, बोलिए हाँ या ना। क्लियर। एस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी इमेज है, या कह लो इमेज की जो शिफ्टिंग हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर शिफ्टिंग हुई है। क्लियर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उस केस में इमेज इज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। ये दोनों बातें लिख लीजिए, आपको नीचे दिख रही होंगी, कॉपी कर लीजिए। क्या, अगर नेगेटिव आती है तो आप यहां से बोलोगे कि भाई जो शिफ्टिंग है, बोलिए वो किस डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। मान लीजिए आपकी एस की वैल्यू नेगेटिव आई बच्चों, तो उस केस में इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, देख लीजिए, बोलिए मान लीजिए इंसिडेंट रे ऐसे, अभी तो ऐसे जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में है ना, ना ना नेगेटिव आ रही है ना, तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, शिफ्टिंग इसके नीचे होगी, यानी कि शिफ्टिंग कहीं यहां पे हो जाएगी। क्लियर। अरे बोलिए पॉजिटिव आई तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी के डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो गई। क्लियर। नेगेटिव आई, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी के अपोजिट शिफ्टिंग होगी। क्लियर। फिर से समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट की वैल्यू +3 आती है, +3 मीटर, तो इसका मतलब यह है कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसी के डायरेक्शन में 3 मीटर ऊपर बनेगा इमेज ऑब्जेक्ट के। क्लियर। -3 आ रही है शिफ्ट की वैल्यू, तो उसका मतलब यह है इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि नेगेटिव है। क्लियर, समझ गए, पक्का। कॉपी करिए, उसके बाद इसके ऊपर दबा करके न्यूमेरिकल्स करते हैं, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट लाइज 100 सेंटीमीटर इनसाइड वाटर, इट इज व्यूड फ्रॉम एयर नियरली नॉर्मली, फाइंड apparent depth of object, also find how much object appear to be raised up। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे वाटर है और उस वाटर के इनसाइड हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया है जो कि बॉटम पे प्रेजेंट है, और इसका डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर गिवन है, इस सरफेस से बॉटम तक का गिवन है। इसका मतलब यह है कि ये जो 100 सेंटीमीटर है बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई। वाई यानी कि ये हमको रियल डेप्थ गिवन है। क्लियर हुई बात कि नहीं, यानी कि रियलिटी में आपका ऑब्जेक्ट यहां पे प्रेजेंट है, और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, अपेरेंट डेप्थ निकालने को कह रहा है कि सरफेस ऑफ वाटर से ये आपका ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, यानी कि हमको एक्स की वैल्यू निकालने को कह रहा है, अपेरेंट डेप्थ निकालने को कह रहा है। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपेरेंट डेप्थ के लिए हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल्स टू होता है, बोलिए y अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, ये होता है। अच्छा, यहां से आप एक और फॉर्मूला बना सकते हो, x इक्वल्स टू y अपॉन, देखिए बच्चों म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उस मीडियम का। म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जहां पे आपका रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। चलिए पहले इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे बना लेते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसमें से रेज निकलती हैं। तो ये हमारी मान लीजिए इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कुछ ऐसी चली जाएगी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, कोई दिक्कत नहीं है। इंसिडेंट रे कहाँ पे है, वाटर में है, और उसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, म्यू आई। यानी कि म्यू आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि इंसिडेंट रे यहीं पे प्रेजेंट है।
क्लियर। तो म्यू आई की जगह क्या हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। म्यू आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे आपकी रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, कहां पे, एयर में। तो म्यू आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यानी कि म्यू ए। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, फिर यहां पे वैल्यू रख दीजिए वाई की बच्चों। वाई क्या है, रियल डेप्थ, इसकी वैल्यू आपको पता है 100 सेंटीमीटर, यहां पे रख दीजिए अपॉन म्यू डब्ल्यू। भाई म्यू डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है, गिवन है हमको 4/3 गिवन है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में गिवन ही हो, आपको याद होना चाहिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है। तो यहां पे आप 4/3 रख दोगे अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है, गिवन है 1 है, पहले से आपको याद होना चाहिए। फिर बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप कहोगे 100 अपॉन में 4 रहेगा, और ये जो 3 है नीचे से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर। फिर आप कहोगे ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 25 जा, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहां से आप कहोगे आपके x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 नहीं, कितनी आ गई है, 3 इंटू 25 75 हो जाएगा बच्चों। क्लियर। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ रही है, 75 सेंटीमीटर, यानी कि ये अपेरेंट डेप्थ है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे बॉटम पे रखा था 100 सेंटीमीटर पे, तो भाई ये कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और आप यहाँ कहोगे इमेज ये बनेगी, और इसकी जो डिस्टेंस होगी यहाँ से वाटर के सरफेस से जहाँ पे इमेज बन रही होगी, या ये कह लो जहाँ पे ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, 75 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है बच्चों, आपका x की वैल्यू है, यानी कि अपेरेंट डेप्थ है। क्लियर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड हाउ मच ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी रेज्ड अप, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना ऊपर रेज्ड अप हो गया है, यानी कि शिफ्ट पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये जो आपकी इमेज है कितनी शिफ्ट हो गई है, या ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, इसको बोल सकते हैं s। हाँ या ना, यहां रखा था, यहां पे अपीयर हो रहा है, तो कितना शिफ्ट हो गया, नॉर्मली ये s निकालना है आपको। भाई बच्चे ये बताओ s कैसे निकालते हैं, शिफ्ट, बोलिए। कुछ नहीं करना, आप ऐसे भी कह सकते हो भाई, ये s निकालना है, 100 माइनस 75 25 आएगा, या फॉर्मूला लगा दो। क्या बताए थे, बोलिए, y माइनस एक्स बताए थे, y है 100 माइनस x कितना है, 75 बच्चे। यहां से आप कहोगे 25 सेंटीमीटर आपका ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर गया है। क्लियर। बोलिए हाँ या ना। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए, फिर उसके बाद करते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन, मछली वाले क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। चलिए सबसे पहले आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। भाई डायग्राम में हमको यहाँ पे 2 चीजें गिवन है, पहला तो बर्ड जो एयर में प्रेजेंट है, दूसरा फिश जो वाटर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो भाई फिश है इस वाटर के सरफेस से 20 मीटर बिलो रखी है, उसी तरह ये जो बर्ड है इस वाटर के सरफेस से 9 मीटर अबव रखी है एयर में। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, आइए रीड करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए हमसे कह रहा है फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। हमें इस फिश की या कह लो मछली की अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करनी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू द बर्ड। इसका मतलब यह है कि जब बर्ड इस मछली को देखेगी तो वो कितनी डिस्टेंस पे अपीयर होगी फ्रॉम द बर्ड, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट ए, जिसमें हमें अपेरेंट डेप्थ निकालनी है इस फिश की। यानी कि अपेरेंट डेप्थ का मतलब ये है कि भाई आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। x कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो ये मछली है इस वाटर के सरफेस के 20 मीटर बिलो रखी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो ये 20 मीटर डिस्टेंस हमको गिवन है, ये क्या गिवन है, ये हमको y की वैल्यू गिवन है, यानी कि रियल डेप्थ गिवन है इस मछली की। क्लियर, पक्का समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप बड़े आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या होता है,
x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर बच्चों, ये होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आप कहोगे इसी का एक और वर्जन था जो आपने पढ़ा था, बोलिए y अपॉन म्यू आई। भाई म्यू आई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। म्यू आर क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है। तो चलिए आपको सबसे पहले इंसिडेंट रे बना लीजिए। भाई आपकी इंसिडेंट रे कुछ ऐसे जा रही होगी, ये हमारी मान लीजिए इंसिडेंट रे बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर से जब एयर में जाएगी रिफ्रैक्ट कर जाएगी कुछ, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, म्यू आई क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वाटर का। तो म्यू आई की जगह आप क्या लिख सकते हो? म्यू डब्ल्यू लिख सकते हो। म्यू आर यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, यानी कि एयर का। अच्छा, तो आप कहोगे म्यू आर की जगह म्यू ए लिख लिए। अब आप कहोगे ये डायरेक्ट क्यों नहीं लगा देते हैं? कई बार ऐसा भी होगा, उल्टा होगा चीज़ें, इसलिए कह रहा हूं कॉन्सेप्ट को पकड़ो, एक एक चीज़ का मतलब है बेटा। यहाँ पे बहुत मेहनत की है, अगर सिस्टमैटिक चलोगे आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। सिस्टमैटिक चलो जैसे बता रहे हैं, बहुत मेहनत की है मैंने। चलिए अब यहाँ से आप कहोगे y की वैल्यू क्या है बच्चों? 20 मीटर रखनी है हमको। चलिए रख दीजिए, रख दिया 20 मीटर अपॉन म्यू डब्ल्यू। भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बताओ? बोलिए 4/3, याद कर लो। और एयर का कितना होता है? 1 होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से कहोगे म्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा अपॉन म्यू ए 1 होता है। इसको सॉल्व करो बच्चों, तो यहाँ से आप कह सकते हो आपकी x की वैल्यू यानी कि अपैरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी? 20/4, 3 नीचे से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से आप कहोगे ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 5 जा। 5 × 3 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कहोगे आपके x की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 मीटर आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो इस मछली की अपैरेंट डेप्थ होगी कितनी आ रही है? 15 मीटर। कहाँ से? इस बर्ड से? ना 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 ना, मैंने आपको बताया था चाहे रियल डेप्थ हो चाहे अपैरेंट डेप्थ हो, दोनों डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? सरफेस ऑफ वाटर से लेते हैं। नोट करके कहीं लिख लीजिए। क्लियर? अच्छा, इसका मतलब यह है जब आप अपनी कजरारी आंखों से देखोगे इस वाटर के सरफेस से जस्ट ऊपर, यहां से डिस्टेंस हम कह सकते हैं जो आपकी मछली है कितना ऊपर बनी होगी? कहीं यहां पे आ गई होगी। बोलिए ये आपकी इमेज हो जाएगी मछली की, कितनी डिस्टेंस पे? 15 मीटर की डिस्टेंस पे। कहां से? इस वाटर के सरफेस से 15 मीटर पे ये मछली प्रेजेंट होगी जब आप इस वाटर के सरफेस के ऊपर से देखोगे। क्लियर? यही इसकी अपैरेंट डेप्थ है, 15 मीटर बिलो द वाटर। क्लियर? अच्छा, तो यहां से आप कह सकते हो पार्ट ए का आंसर आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। आइए अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी सॉल्व करने के लिए क्या होगा? हमसे कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस विल द फिश अपीयर टू बर्ड। अच्छा, कितनी डिस्टेंस पे ये मछली अपीयर होगी? अपीयर यानी कि इसकी इमेज। भाई मछली तो यहाँ पे अब अपीयर हो रही होगी ना। अगर अपीयर होने की बात है तो भाई इस बर्ड को ऐसा लगेगा ये मछली यहाँ नहीं है। कहाँ पे है? यहाँ पे रखी है जहाँ पे इसकी इमेज बनी है। अच्छा, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बर्ड से, यानी कि हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बर्ड टू द फिश दैट अपीयर्स टू द बर्ड। क्लियर? अब ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? ध्यान से देखिए बच्चों। बोलिए बच्चों, ये कितना है? 15 मीटर, ठीक, और ये कितना है? 9 मीटर। तो आप यहां से कह सकते हो क्या? 15 + 9 मीटर, ये आपका आ जाएगा कितना? 25 मीटर। यानी कि जब ये जो चिड़िया है, मछली जो दिखेगी इसको अपीयर होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी? 9 मीटर। क्योंकि आपको पता है ये जो बर्ड है इस वाटर के सरफेस पे नहीं रखी है कि डायरेक्ट आप बोल दो 15 अपैरेंट डेप्थ ना, ये कुछ वाटर के सरफेस से 9 मीटर ऊपर रखी है। तो ये 9 मीटर का डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा आपको अपैरेंट डेप्थ में। तो 15 + 9 कितना हो जाएगा? 25 मीटर। तो यहां से आप कह सकते हो कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? बोलिए वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बोलिए, यहां से आप बोलोगे
15 + 9 यानी कि 25 मीटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्या ये डिस्टेंस क्लियर हुआ कि नहीं? बोलिए। ऐसे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपका दिमाग घुमा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों ये क्वेश्चन भी जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 एकदम उसके जैसा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। लगभग सारी चीज़ें सेम है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास मछली है, इस वाटर के सरफेस के बिलो रखी है 20 मीटर पे, सेम डिस्टेंस गिवन है। उसी तरह हमारे पास एयर प्रेजेंट है और उस एयर में एक बर्ड उड़ रही है, कितनी डिस्टेंस पे? 9 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम द वाटर सरफेस। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। पार्ट ए हमसे क्या कह रहा है, फाइंड अपेरेंट हाइट ऑफ बर्ड, यानी कि इस बार हमें इस बर्ड की अपेरेंट हाइट निकालनी है, मछली की अपेरेंट डेप्थ नहीं निकालनी है, इस बर्ड की अपेरेंट हाइट। अच्छा, ये कैसे करेंगे? फिर देखते हैं। चलिए बी पार्ट क्या कह रहा है हमसे, एट वॉट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू द फिश। इसका मतलब यह है कि जब मछली इस बर्ड को देखेगी तो ये जो बर्ड है कितनी डिस्टेंस पे अपीयर होगी, वो डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द फिश। इसका मतलब यह है कि इस बार ये मछली बर्ड को देख रही है, इसका मतलब यह है कि मछली इस बार ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट आपका बर्ड है। बच्चों बर्ड आपकी ऑब्जेक्ट है। उल्टा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि बर्ड मछली को देख रही थी, तो उस केस में ऑब्जेक्ट आपकी मछली थी और ऑब्जर्वर आपकी बर्ड थी। यहां पे पलट दिया गया है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे सिंपली पार्ट ए का मतलब पूछूं, अपेरेंट डेप्थ या कह लो सॉरी अपेरेंट हाइट निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि x निकालना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई इस बर्ड की नॉर्मली हाइट बताओ, तो कितनी बताते? वाटर के सरफेस से 9 मीटर। भाई यहां से देखते, जब आप एयर से एयर में देखते तो 9 मीटर लगती। हाँ, मगर अगर मैं आपसे पूछूं, यहां पे लिखा क्या है, अपेरेंट हाइट पूछ रहा है। अपेरेंट हाइट का मतलब यह है कि आपको इस बर्ड को कहां से देखना होगा? मछली से? ना ना, इस वाटर के सरफेस से जस्ट बिलो, यहां से कहीं देखोगे। आपकी कजरारी आंखों ये हैं, ठीक है, ये आपकी आई है, आप यहां से देखोगे इस बर्ड को, क्योंकि अब आप वाटर में आ गए हो, जिसके वजह से रिफ्रैक्शन होगा, तो ये 9 मीटर पे बर्ड अपीयर नहीं होगी। समझ गए? तो उसके लिए हमें अपेरेंट हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेम फॉर्मूला लगेगा बच्चों x के लिए। x इक्वल्स टू भैया कैसे निकालते हैं, y अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू आई अपॉन म्यू आर। क्लियर? अच्छा, अगर बात करें y क्या होता है, रियल डेप्थ। भाई इस बर्ड की रियल डेप्थ कितनी है, सॉरी रियल डेप्थ की जगह हम यहां पे हाइट बोलेंगे, तो कितनी है इस वाटर के सरफेस से। मैंने आपको बताया था कोई भी डिस्टेंस कहां से निकालते हैं, वाटर के सरफेस से। तो रियल हाइट की बात हो रही है तो वाटर के सरफेस के ऊपर जाना, डेप्थ होती तो नीचे जाते। हाँ, तो हम कहेंगे बर्ड की रियल हाइट कितनी है, तो आप यहां से कहोगे 9 मीटर, यानी कि ये y की वैल्यू गिवन है, रियल हाइट। क्लियर? तो यहां से आप भैया कुछ नहीं कह सकते, y की वैल्यू पता है। चलिए इसका एक और वर्जन लिखते हैं फॉर्मूले का, y अपॉन म्यू आई। अच्छा, म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है। अब आपका ऑब्जेक्ट इस बार बर्ड है, तो बर्ड से इंसिडेंट रे लेनी पड़ेगी ऐसे, ये आपकी इंसिडेंट रे। एयर से वाटर में जा रही है, तो आपको पता है क्या होगा, बोलिए, रेयरर से डेंसर में जाने की वजह से ये है, ये बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। क्लियर? अच्छा, तो म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जहां पे इंसिडेंट रे है, यानी कि एयर में ही तो है इंसिडेंट रे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू ए लिख सकते हैं। समझ गए? अपॉन म्यू आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है, यानी कि वाटर में, तो आप कहोगे म्यू डब्ल्यू। देखिए इस बार चीजें चेंज हो गई हैं। अगर आप रट के चलते y अपॉन म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए,
जो चीज़ें गलत हो जाती हैं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने कहा था ना इतनी मेहनत क्यों की है, ताकि क्वेश्चन एक नंबर से हो, एक एक तरीके से हो, एक एक फील से हो। क्या ये बात समझ में आई? इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अभी यहाँ पे गलती कर देते, यहाँ पे आप म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू की जगह म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए लिखते गारंटी से, और क्वेश्चन गलत हो जाता। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या कहोगे भैया, वाई की वैल्यू पता है कितनी है 9 मीटर अपॉन म्यू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, याद कर लो, यहाँ पे लिखा भी है। फिर यहाँ से आप कहोगे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, बोलिए, यहाँ से आप बोलोगे बोलिए 4 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे रहेगा, 3 3 जा 9, 3 ऊपर आ गया, 3 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, एक्स की वैल्यू 12 कितनी आ रही है मीटर में। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी अपेरेंट हाइट, इस बर्ड की अपेरेंट हाइट कितनी आ रही है 12 मीटर। यानी कि जब हम इस वाटर के सरफेस के बिलो देखेंगे तो ये 9 मीटर पे नहीं दिखेगी। कहाँ पे अपीयर होगी? कहीं यहाँ पे अपीयर होगी। ये बर्ड आपकी, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। क्लियर? कितनी डिस्टेंस पे? 12 मीटर की डिस्टेंस पे। ये क्या है? रियल नहीं, सॉरी, ये आपकी अपेरेंट हाइट है। कितनी? 12 मीटर। और आपकी इस केस में देखिए रियल डेप्थ कितनी थी 9 मीटर। समझ गए होगे? पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस विल द बर्ड अपीयर टू फिश। कितनी डिस्टेंस पे ये बर्ड की जो इमेज, या कह लो बर्ड जहां पे अपीयर हो रही होगी, वो डिस्टेंस बताओ फ्रॉम द फिश। अच्छा, समझ गया। तो उसके लिए आप कहोगे भैया कुछ नहीं, बी पार्ट के लिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। किसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है? इस बर्ड की जो इमेज बनी है, या ये कह लो जहां पे बर्ड अपीयर हो रही है, वो डिस्टेंस फ्रॉम द फिश, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस। क्लियर? ये टोटल डिस्टेंस बताना होगा। तो आप कहोगे वाटर के सरफेस से ये इमेज कहाँ बनी है 12 मीटर, और फिश कहाँ पे है बिलो वाटर, कितना 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 + 20, 12 + 20। तो यहाँ से आप कहोगे 12 + 20, बोलिए मीटर, कितना आ जाएगा 22 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि मछली जब इस बर्ड को दिखेगी, या कह लो अपीयर होगी, कहाँ पे होगी 22 मीटर ऊपर। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पक्का? अच्छा, कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? लाला रे, सबसे पहले ए का क्या था? हाइट ऑफ द बर्ड, अपेरेंट हाइट 12, और इसका आ गया 22। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ऑप्शन में टिक नहीं लगाए थे, आंसर तो आ ही गया था। चलिए साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। इस बार क्वेश्चन में हमको यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम गिवन है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, हमारे पास एक सबसे पहले नीचे एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 गिवन है 2। उसके ऊपर एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 गिवन है 1.5। उसी तरह इस मीडियम के भी ऊपर एक मीडियम है जो जनरली एयर होगा, या कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एयर ही हो, कोई भी डिफरेंट लिक्विड हो सकते हैं। और ये जो मीडियम 3 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको μ3 गिवन है 1.8। होने को ये मीडियम्स कुछ भी हो सकता है, एक कैरोसिन हो सकता है, कोई वाटर हो सकता है, कोई पेट्रोल हो सकता है, सबका अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। और हमसे क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो मीडियम है इसकी थिकनेस गिवन है कितनी, T1 = 20 सेंटीमीटर। उसी तरह ऊपर इसके एक मीडियम है T2 जिसकी थिकनेस हमको गिवन है 15 सेंटीमीटर। इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, फाइंड अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट सीन बिलो द AB। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक डॉट कलर का जो आपको दिख रहा होगा ब्लैक कलर का, ये बच्चों एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ क्या है फ्रॉम दिस
ए बी सरफेस, यानी कि आपको कहाँ से इस ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ बतानी है, इस ए बी वाली लाइन से। तो यहाँ पे आप क्या करो, एक कजरारी सी आंख बना लो और आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे इस ऑब्जेक्ट को, जिसके वजह से आपको ये क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा रेज्ड अप दिख सकता है या क्या पता नीचे भी जा सकता है। वो तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, शिफ्ट कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव बताए थे। क्लियर हो रही बातें कि नहीं? तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी इस ए बी से बतानी है, यानी कि उसकी अपेरेंट डेप्थ बतानी है, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना आपको, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखिए बच्चों, हमने जो अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा था कैलकुलेट करने के लिए एक्स के लिए, क्या होता था, एक्स इक्वल्स टू होता था रियल डेप्थ अपॉन क्या होता था, म्यू आई अपॉन म्यू आर। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप कहोगे भैया वाई अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर, ये लगाते जा रहे थे। मगर इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम है, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है। तो इस बार इस फॉर्मूले को हम नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं, x इक्वल्स टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा T1 जो आपकी थिकनेस गिवन है उसको लिखिए सबसे पहले, T1 अपॉन म्यू1 अपॉन म्यू3, फिर प्लस इसी तरह T2, ये जो दूसरा मीडियम है उसकी थिकनेस T2 अपॉन म्यू2 अपॉन म्यू3। अच्छा, यहाँ से आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले से अपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, x इक्वल्स टू T1, जो सबसे पहले नीचे आपको मीडियम दिख रहा है उसकी थिकनेस रख दीजिए T1 अपॉन म्यू1 अपॉन म्यू3, यानी कि जो सबसे पहले मीडियम दिख रहा है आपको म्यू1 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऊपर जो दिख रहा है सबसे लास्ट में ऊपर की तरफ म्यू3, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। फिर प्लस दूसरा मीडियम जो आपको दिख रहा है उसकी थिकनेस T2, ठीक, फिर अपॉन म्यू2 अपॉन म्यू3, म्यू2 ये है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू3 लास्ट वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस फॉर्मूले को याद करिए कि ये फॉर्मूला क्या है, याद हो गया। और ये कब लगाना है, जब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स गिवन हो, ठीक। अच्छा, अब कई बच्चों के मन में सवाल होगा कि भाई ये फॉर्मूला कहाँ से आया, डराइव करके बताओ। देखिए बच्चों, डराइव करने को तो बता सकते हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है, मगर क्यों जाना, आपको तो कॉम्पिटिशन बीट करना है ना। क्लास 12th के लेवल पे बोर्ड में इसकी डेरिवेशन आएगी भी नहीं, गारंटी से नहीं आएगी। मगर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे, क्योंकि डेरिवेशन से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा मेथड। क्लियर, पक्का। चलिए अब इसको लगाइए, पटाख से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर रख दीजिए अपॉन म्यू1 कितना है बच्चों 2 गिवन है, और म्यू3 कितना गिवन है 1.8 गिवन है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 अपॉन 1.8, बोलिए, प्लस T2, ये थिकनेस सेकेंड मीडियम की कितनी है 15 सेंटीमीटर, अपॉन म्यू2 और अपॉन म्यू2 कितना है 1.5 है, म्यू3 1.8 है। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.8। अच्छा, फिर यहाँ से आप बड़े आराम से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए बच्चों क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, बोलिए, अपॉन 2 इंटू 1.8, ये 1.8 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर प्लस आप यहाँ से कहोगे 15 अपॉन 1.5, 1.8 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। क्लियर, फिर यहाँ से आप कह सकते हो बड़े आराम से क्या 2 1 जा, ये जाएगा 10 जा, ठीक। एक्सक्यूज़ मी। फिर यहाँ से क्या कहोगे आप, पॉइंट से पॉइंट हटा दोगे, 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 इंटू 1.8 18 हो जाएगा, और यहाँ भी 18 मिल रहा है, तो आप यहाँ से कहोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 प्लस 18, कितनी आ गई x की वैल्यू 36 सेंटीमीटर। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की अपेरेंट डेप्थ x की वैल्यू कितनी आ रही है
36 सेंटीमीटर आ रही है। क्लियर? बोलिए बच्चों, यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है? 36 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, आइए समझाते हैं। जब आप इस AB वाले सरफेस से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे इस ऑब्जेक्ट को, इसकी अपेरेंट डेप्थ ये कहाँ पे नजर आएगा? देखिए 36 सेंटीमीटर। देखिए टोटल डेप्थ कितनी है? रियल डेप्थ कितनी है बच्चों? T1 प्लस T2 होगी, 15 प्लस 20। बोलिए भाई, अगर मैं पूछूं रियल डेप्थ कितनी होगी तो आप बोलोगे T1 प्लस T2 कितना होगा? बोलिए, आप कहोगे यहाँ से 15 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर। अच्छा, आपकी अपेरेंट डेप्थ इससे बड़ी आ रही है 36 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई ये तो हो गया हमारा 35, देखिए ये तो हो गया 35 सेंटीमीटर रियल डेप्थ। अच्छा, और आपका जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? 35 यहाँ तक है, इसके भी नीचे बनेगी, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, इमेज कहीं यहाँ पे बनेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं? और ये कितना नीचे शिफ्ट हो गया है? 1 सेंटीमीटर। कहो कैसे? देखो, अरे अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 36 सेंटीमीटर। बोलिए ये टोटल डेप्थ कितनी होगी यहाँ से? देखिए जहाँ पे ये इमेज बन रही होगी, जहाँ पे ऑब्जर्व करने पे ये इमेज दिख रही होगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही होगी? 36 सेंटीमीटर पे। कहाँ पे? 36 सेंटीमीटर पे। और इसी को तो बोलते हैं x, यानी कि अपेरेंट डेप्थ। क्लियर? हमेशा ऐसे होता था कि ऑब्जेक्ट ऊपर बनता था, उसकी अपेरेंट डेप्थ ऊपर शिफ्टिंग होती थी, इस बार नीचे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा अभी नेगेटिव शिफ्ट आएगा। कैसे? जरा ध्यान से देखिए। बोलिए बच्चों, ये 35 है रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ कितनी आ रही है? 36 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे पूछूं भैया कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 सेंटीमीटर। कहोगे कैसे? चलो दिखा देते हैं बच्चों। बोलिए ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर का। कैसे? देखिए बच्चों, शिफ्ट कैसे निकालते हैं? शिफ्ट कैसे निकालते हैं? बोलिए y माइनस एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए y माइनस एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं? रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। तो यहां से कहोगे आप भैया रियल डेप्थ कितनी है? इस बार कम है, कितनी? 35 माइनस अपेरेंट डेप्थ कितनी है? 36 है बच्चों। कितना आ जाएगा? -1 सेंटीमीटर आ रहा है। भाई देखिए s यानी कि शिफ्टिंग कितनी आ रही है? शिफ्ट कितना आ रहा है? नेगेटिव में -1 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब पता है आपको कि अगर इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकल रही हैं, इंसिडेंट रे, तो उस केस में जो आपकी शिफ्टिंग होगी इसके अपोजिट होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बताया था। देखिए शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है। शिफ्ट कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, मगर मैं आपको फील करा रहा हूं कि यहाँ पे जो इमेज बन रही है, बोलिए वो कहाँ बन रही है? डाउनवर्ड क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे देखिए शिफ्ट नेगेटिव आ रहा है, 1 सेंटीमीटर नेगेटिव में। क्लियर? तो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, उसके अपोजिट में आपको शिफ्टिंग करानी पड़ेगी 1 सेंटीमीटर की। क्लियर? समझ गए कि नहीं समझ गए? पक्का? क्लियर? अच्छा, इसका मतलब ये है जब AB से ऑब्जर्व करेगा तो इसकी अपेरेंट डेप्थ, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपीयर हो रहा होगा? 35 पे नहीं, 36 सेंटीमीटर पे। क्लियर? पक्का? समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्मूले को रट लो, लगाना सीख लो, इसकी डेरिवेशन कोई ज़रूरत की बात नहीं है। क्लियर? अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में भी देखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। कैसे? कॉपी करिए, साइड हो रहे हैं पहले। तो आइए बच्चों, चलिए पढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल वेलोसिटी एंड अपेरेंट वेलोसिटी। जिस तरह हमने पढ़ा था रियल डेप्थ क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे रियल वेलोसिटी क्या होती है। जिस तरह हमने पढ़ा था अपेरेंट डेप्थ क्या होती है, उस तरह हम पढ़ेंगे अपेरेंट वेलोसिटी क्या होती है। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम के थ्रू। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये हमारा सरफेस ऑफ वाटर है, इसके नीचे वाटर मीडियम है और इसके ऊपर एयर है, और यहाँ पे हमारे पास इनसाइड वाटर कोई एक ऑब्जेक्ट ओ नाम का प्रेजेंट है। अगर मैं पूछूं भाई ये ऑब्जेक्ट अपने इस वाटर के सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है, तो आप कहोगे भैया इनिशियल डिस्टेंस कितना होता है वाटर के सरफेस से, आपको बताया था मैंने, उसी को बोलते हैं रियल डेप्थ, यानी कि y से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से हम कहेंगे इस वाटर के सरफेस से ये ऑब्जेक्ट y डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं रियल डेप्थ।
अच्छा, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे इस वाटर के सरफेस से ऊपर अपनी कजरारी आंखों से, तो क्या होगा? आपको पता है इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है क्या हो जाएगी, या तो इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन से ऊपर बनेगी या तो इसके नीचे बनेगी। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे अपीयर होगा, या तो ऊपर या तो नीचे, यानी कि इसका मतलब यह है या तो इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग ऊपर हो जाएगी पॉजिटिव हुई तो, और नेगेटिव हुई तो शिफ्टिंग नीचे हो जाएगी। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी बच्चों, कहीं ऊपर बनेगी। यानी कि जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमारी इमेज बनी है बच्चों वो थोड़ा इस ऑब्जेक्ट की ओरिजिनल पोजीशन से रेज्ड अप हो गई है, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है इस वाटर के सरफेस से जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अपीयर हो रहा है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बोलिए। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं x, यानी कि अपैरेंट डेप्थ ऑफ इमेज, या कह लो जहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका अपीयर हो रहा है, रियलिटी में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? पक्का? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक मछली है, एक लिविंग थिंग है, जरूरी थोड़ी ना है कि कॉइन ही होगा, मूव ना करे। तो मान लेते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट आपकी फिश है बच्चों, क्या है? ये आपकी एक फिश है। तो बच्चे ये मूव करेगी, और जब मूव करेगी मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर अपवर्ड मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इमेज भी मूव करेगी। इसका मतलब ये है ये इमेज भी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, हाँ या ना? तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, इमेज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी, हाँ या ना? क्योंकि आपको पता है अगर ये ओ ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो भैया इसकी रियल डेप्थ यानी y की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना? तो उसकी वजह से वेलोसिटी आएगी इस ऑब्जेक्ट के पास। क्लियर? उसी तरह ये अगर इमेज आई ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस इमेज के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकलेगा रियल वेलोसिटी और अपैरेंट वेलोसिटी का। कैसे? आइए ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, आपने पढ़ा था अपैरेंट डेप्थ x कैसे निकालते हैं, आपने देखा था रियल डेप्थ अपॉन यानी y अपॉन क्या होता है, म्यू आई अपॉन म्यू आर। ठीक है, देखिए म्यू आई और म्यू आर ये दोनों तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे। कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती है आपको पता है? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है? y चेंज हो रहा है। अच्छा, जो चीज़ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आपको पता है x और y क्या है? डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। कैसे? आइए ध्यान से देखते हैं। अगर हम आपसे कहें, बोलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dt कह सकते हो। अच्छा, तो यहां से क्या करें? अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दें तो आप कहोगे dx बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? y की जगह हम क्या कहेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y dy बाई dt अपॉन में क्या है? म्यू आई अपॉन म्यू आर। इसको डिफरेंशिएट मत करना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? फिर यहां से आप कहोगे भैया dx बाई dt क्या है? देखिए बच्चों x क्या है? x क्या है? बोलिए। ये है आपकी अपैरेंट डेप्थ, और आपको दिख रहा है अपैरेंट डेप्थ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या है? dx बाई dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अपैरेंट या अपैरेंट वेलोसिटी, हाँ या ना? या कह लो इमेज की वेलोसिटी, हाँ या ना? यहां से आप कह सकते हो dx बाई dt क्या होगा भाई? ये i अगर ऊपर जाएगा मूव करेगा तो x चेंज होगा। इसका मतलब यह है कि इस इमेज की जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोल रहे हैं dx बाई dt, या कह सकते हैं अपैरेंट वेलोसिटी। क्या? अपैरेंट वेलोसिटी, VAPP से हम दिखा रहे हैं अपैरेंट वेलोसिटी। कहोगे dx बाई dt को क्यों बोले अपैरेंट वेलोसिटी? अरे dx क्या है? अपैरेंट डेप्थ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बोलेंगे? अपैरेंट वेलोसिटी। क्लियर? समझ गए। इक्वल्स टू यहां से आप कह सकते हो dy बाई dt। भाई y क्या होता है? y होता है रियल डेप्थ। रियल डेप्थ dy बाई dt क्या है? चेंज इन रियल डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे?
रियल वेलोसिटी बोलेंगे तो यहाँ से dy/dt को क्या बोल सकते हैं, v रियल वेलोसिटी। रियल वेलोसिटी किसके लिए है बच्चों, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, क्लियर, समझ गए होगे। म्यू आई अपॉन म्यू आर एज इट इज रहेगा, क्लियर। तो इस फॉर्मूले को हम लगा करके बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, विच आर इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। कॉपी करिए, कुछ टफ नहीं है। जैसे आपने देखा यहाँ पे था यहाँ पे है अपेरेंट डेप्थ, उसकी जगह आ गया अपेरेंट वेलोसिटी। यहाँ पे है रियल डेप्थ y, उसकी जगह वेलोसिटी वाला आ गया रियल वेलोसिटी। और नीचे म्यू आई बाई म्यू आर, वो तो सेम ही है, क्लियर। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई ये वाटर है, उसके अंदर एक मछली प्रेजेंट है और ये मछली या कह लो फिश मूव कर रही है परपेंडिकुलर अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसी तरह हमारे पास एयर में एक बर्ड है जो मूव कर रही है डाउनवर्ड परपेंडिकुलर, यानी कि डाइव कर रही है, शायद मछली को पकड़ने जा रही है खाने के लिए, विथ अ वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दोनों ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ एक्शन या कह लो लाइन ऑफ मोशन सेम है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन में क्या निकालने को कह रहा है, ध्यान से देखिए। स्पीड ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन डायरेक्टली बाय द बर्ड, यानी कि जब बर्ड ने इस फिश को देखा है, इस फिश की इमेज नहीं कैलकुलेट करनी है। आपको पता है जब ये बर्ड ऊपर से नीचे देख रही होगी तो ये मछली नहीं दिख रही होगी, ये मछली थोड़ा रेस्ड अप दिख रही होगी ऊपर की तरफ, इसकी इमेज बन रही होगी, हाँ या ना। आपको यहाँ पे इस मछली की इमेज बन रही होगी, हाँ या ना। तो ये जो बर्ड देखेगी वो क्या दिखेगी, इस मछली की इमेज दिखेगी। और हमें इस मछली की इमेज की वेलोसिटी बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बर्ड, यानी कि एज सीन बाय बर्ड। क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, क्या करेंगे उसके लिए, भैया ये बर्ड लग रही है, सॉरी मछली लग रही है, चलिए बना देते हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट था हमारा फिश, क्लियर। कौन है ऑब्जेक्ट बताइए, ये हमारा ऑब्जेक्ट था फिश। इसकी इमेज थोड़ी रेज्ड अप ऊपर हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, ये तो आपको पता है। ऑब्जर्वर कौन है बच्चों यहाँ पे, इस केस में ए पार्ट में हमारा बर्ड है और हमें इस मछली की इमेज की वेलोसिटी, यानी कि ये इमेज बनी है, इसकी वेलोसिटी बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस बर्ड। अच्छा, तो सबसे पहले हमें इस इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या बोलिए, वेलोसिटी यानी कि अपेरेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रियल वेलोसिटी अपॉन म्यू आई अपॉन म्यू आर होता है, हाँ या ना। मैंने आपको बताया था अपेरेंट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो इमेज की वेलोसिटी होती है, हाँ या ना, क्लियर। तो यहां से आप कह सकते हो ये इमेज की बात हो रही है, इमेज की वेलोसिटी। अच्छा, और वी रियल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ या कह लो रियल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है रियलिटी में जो वो मूव कर रहा होता है वो वेलोसिटी। तो यहां से आप वी रियल को कह सकते हो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। तो यहां से इस मछली की इमेज की वेलोसिटी आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वेलोसिटी अपेरेंट वाली वी रियल कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड रख दिए अपॉन म्यू आई। अच्छा, म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जहां पे इंसिडेंट रे है। भाई ये ऑब्जेक्ट था, ये इंसिडेंट रे ऐसे गई होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन हो गया होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे कहाँ पे है, वाटर में है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलिए, बोलिए बच्चों। अरे भाई म्यू आई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही तो होगा। और म्यू आर क्या है, बोलिए, म्यू आर रिफ्रैक्टेड रे कहाँ प्रेजेंट है, एयर वाले मीडियम में, तो आप बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो म्यू आई की जगह क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है, एयर का 1 होता है, रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बोलोगे 4/3 अपॉन 1। वेलोसिटी अपेरेंट वाली निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बताइए बच्चों। यहाँ से कहोगे 4/4,
ये 3 नीचे से ऊपर जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 4 कट गया। आप यहाँ से कह सकते हो अपेरेंट वेलोसिटी आ गई है कितनी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपेरेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि इमेज की वेलोसिटी, बोलिए फिश इमेज वेलोसिटी, ठीक है, क्लियर, बोलिए बच्चों पक्का। यानी कि जो इमेज बनी होगी इस ऑब्जेक्ट की, जो फिश है, उस इमेज की वेलोसिटी इन वाटर कितनी आई है, ये ऊपर मूव कर रही होगी। देखिए ये इमेज भी तो मूव कर रही होगी, किससे, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है पहले पार्ट में स्पीड ऑफ इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, यानी कि हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कह रहा है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, वो भी किसकी, इमेज की, फिश की इमेज की। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे करके समझने के लिए, जो कहानी हो रही है फिश की इमेज की हो रही है बच्चों, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ से आप कहोगे कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे आपके पास यहाँ लिखा है कुछ VFB, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, या ये कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। क्लियर, कैसे कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो आपने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा। क्या होती है भाई, VFB है तो पहले F लिखो, फिर माइनस VB लिख दो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ फिश ना इमेज, कौन सी, इमेज, क्योंकि इमेज की कहानी हो रही है बार बार। अच्छा, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, भाई बर्ड की इमेज थोड़ी ना बनेगी, बर्ड तो ऑब्जर्वर है, ठीक है समझ गए, समझ गए। यहाँ से आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो क्या भैया, फिश की जो इमेज है ये, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो +3 लोगे आप यहाँ पे, फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड कितनी है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो भी डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस में है, तो आप माइनस लोगे, -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, +3 कितना आ जाएगा, 6, सॉरी ये क्या हो गया, अरे 6 नहीं, छी गंदा हो गया, हाँ +3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 होगा, और 3 + 6 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ गई है 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या है बोलिए, वेलोसिटी ऑफ, बोलिए फिश इमेज सीन बाय, बोलिए सीन बाय बर्ड, ठीक है, क्लियर, पक्का। साइड हो रहा है, पहले कॉपी करिए, तब तक मैं मार्कर को इंक पिला देता हूं, फिर करते हैं बी वाला पार्ट। तो बताइए बच्चों, कॉपी होगा मिटा दें, बोलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट करना बाकी है, बोलिए हो गया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी मिटा देते हैं जो इमेज बनी थी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था ये भी मिटा दो, ठीक है, ये चलिए देखिए क्वेश्चन 1 से क्या कह रहा है। एक्सक्यूज मी, बहुत खांसी आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, प्रॉब्लम हो रही है आप मेरे को खांसने से। देखिए बी पार्ट कह रहा है द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन डायरेक्टली बाय द फिश। इस बार फिश बर्ड को देख रही है, बर्ड को नहीं, बर्ड की इमेज की वेलोसिटी को बताना है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, सॉरी बर्ड की इमेज की वेलोसिटी बताना है, क्योंकि जब आप वाटर से देखोगे, क्योंकि ये जब मछली वाटर में प्रेजेंट है ना, वाटर में देख रहने की वजह से जब यहाँ से ऑब्जर्व करेगी इस बर्ड को, तो बर्ड नहीं दिखेगी, बर्ड की इमेज दिखेगी, क्योंकि उसकी भी कुछ शिफ्टिंग होगी, बर्ड की भी तो इमेज बनेगी ना। अरे भाई जब बर्ड पानी में मछली को देखती है इसकी इमेज बनती है, उसको मछली थोड़ी ना दिखती है। उसी तरह ये मछली जब बर्ड को देखेगी
पानी से एयर में, तो इस बर्ड की इमेज बनेगी और उस बर्ड की इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है एज सीन बाय फिश, जब फिश इस बर्ड की इमेज को देखेगी। कोई डरना नहीं है, कुछ नहीं डरना। इस बार आप बस इतना याद रखिए कि आपका जो बर्ड है इस बार ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है पार्ट बी वाले के लिए, और जो फिश है वो ऑब्जर्वर है, देख रही है। समझ गए? अच्छा, फिर यहां से आप कहोगे भैया सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं। बोलिए वेलोसिटी यानी अपेरेंट वाली, अपेरेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रियल वेलोसिटी अपॉन में क्या होता है म्यू आई अपॉन म्यू आर। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अपेरेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? इमेज की वेलोसिटी, वो भी किसकी वेलोसिटी? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट इस बार आपका बर्ड है, इसकी इमेज बनेगी। क्लियर? तो यहां याद रखना इमेज किसकी? बर्ड की। बोलिए बर्ड की इमेज की वेलोसिटी को हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अपेरेंट। रियल वेलोसिटी भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है जो फिश है, सॉरी ऑब्जर्वर है। एक सेकंड। हाँ, रियल वेलोसिटी किसकी होती है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। तो यहां से कहोगे बर्ड की यानी कि ऑब्जेक्ट की। क्लियर? और ये ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप यहां से सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। वेलोसिटी अपेरेंट वाली यानी कि इस बर्ड की इमेज की वेलोसिटी को ही हमको क्या बोल रहे हैं? वी एफ। क्लियर? कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलिए रियल वेलोसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। बोलिए ऑब्जेक्ट की रियल वेलोसिटी कितनी है? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में है बच्चों? जरा ध्यान से देखिए। डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ये विद साइन रखना है। तो वी रियल क्या हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन म्यू आई। भाई म्यू आई क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहाँ के मीडियम का जहाँ पे इंसिडेंट रे बन रही है। ऑब्जेक्ट ये है बच्चों, तो इसमें से इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी, फिर ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी कुछ, तो इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्रैक्टेड रे ये हो गई। अच्छा, तो यहाँ से आप कहोगे म्यू आई क्या हो जाएगा? म्यू आई को आप लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ का? जहाँ पे इंसिडेंट रे प्रेजेंट है यानी एयर, तो ये लिख सकते हो म्यू ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे प्रेजेंट है यानी कि वाटर, तो म्यू आर को लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि यहीं पे रिफ्रैक्टेड रे बन रही है और वाटर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कितना होता है? 4/3 होता है। कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। आप कह सकते हो यहाँ से म्यू आई कितना हो जाएगा? 1 अपॉन म्यू आर कितना है? 4/3 है। बोलिए इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप कहोगे -6 और हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से आप कहोगे ये हो जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, और -2 और 4 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका क्या? यहाँ से आप कह सकते हो अपेरेंट वेलोसिटी कितनी आ गई है बच्चों? -8 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गई है। अपेरेंट वेलोसिटी का मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज यानी कि इस बर्ड की इमेज की वेलोसिटी आ गई है। कितनी? -8 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या है? बोलिए बर्ड इमेज वेलोसिटी। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसका मतलब यह है कि ये बर्ड है, इसकी इमेज कहीं बन रही होगी बच्चों। बोलिए ये बर्ड नीचे आ रही है, तो ये बर्ड कुछ ऐसे यहाँ पे बन रही होगी। ये आपकी इमेज है, ये आपकी इमेज है, और ये बर्ड मूव कर रही होगी नीचे कितना? 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, या कह लो वेलोसिटी से। वो भी डाउनवर्ड मूव कर रही है, इसलिए देखिए नेगेटिव में भी आ रही है। क्लियर? अच्छा, हमें बर्ड की इमेज की वेलोसिटी नहीं बताना है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द स्पीड ऑफ इमेज ऑफ बर्ड ना एज सीन बाय द फिश। हमें इस बर्ड के इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फिश बतानी है, क्योंकि फिश इस बर्ड की इमेज को ऑब्जर्व कर रही है, और आपको पता है ये बर्ड नहीं, ये फिश भी मूव कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? बोलिए वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। वो भी बर्ड की कौन सी वेलोसिटी? इमेज की। बर्ड की इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे लिखा है बी एफ, तो यहाँ से आप कह सकते हो वी बी माइनस वी एफ। बोलिए
वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। कैसे निकालोगे? बर्ड की इमेज की वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। ये जो VB है क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड। कौन सी? इमेज की। भैया इमेज की कहानी हो रही है, इस बर्ड की नहीं, इस बर्ड की जो इमेज है। क्लियर क्लियर, कुछ गलती ना कर देना। तो यहां से आप कह सकते हो VB क्या है? बर्ड की इमेज की वेलोसिटी कितनी है? -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो -8 रख दिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ फिश। वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अच्छा, किस तरफ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस में, इसलिए +4 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेंगे। यहां से आप कहोगे कितना हो जाएगा? -8 और -4 कितना हो जाएगा? -12। बोलिए, सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ये बात हो गई कि जब ये फिश इस बर्ड की इमेज को देखेगी तो इसकी स्पीड कितनी दिख रही होगी? -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या कह लो 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये इमेज नीचे आ रही होगी। क्लियर? या आप डायरेक्टली भी ऐसे कह सकते थे, इमेज 8 सेंटीमीटर से नीचे आ रही है, फिश ऊपर जा रही है। जब दोनों एक दूसरे के अप्रोच करते हैं तो उस केस में वेलोसिटी ऐड हो जाती है। देखिए 8 + 4 12 हो गया, और ये बड़ी थी इसलिए नीचे आएगी ओवरऑल वेलोसिटी नेट, तो आप कहोगे नेगेटिव होगा, तो यानी कि -12। ऐसे भी डायरेक्ट कह सकते थे। क्लियर? तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में जो वादा किया था, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये आपका और हमारे बीच का प्यार है जो हमको इतनी एनर्जी देता है, इतनी खतरनाक तरीके से पढ़ाने का जज्बा देता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय। मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, लास्ट तक लेक्चर लेते लेते गला बैठ गया।